नमस्कार, आप सभी का स्वागत। खासकर 12th के विद्यार्थी जो इस बार बोर्ड देने वाले हैं और आप लोग के विशेष डिमांड पर खासकर जो 12th स्टूडेंट्स हमारे हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं फरवरी में। तो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर्स है जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, और एक काफ़ी बड़ा चैप्टर्स है। इसमें आपका लगभग जो है 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इकट्ठा। तो बड़ा चैप्टर से ये रिवीजन है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके हर सवाल का जवाब हम दे सकूँ। इसके लिए आप पूरे वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर लें, थोड़ा शेयर भी कर दें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को बेनिफिट मिल सके। और जो भी समस्या होगा आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या हमारे ग्रुप में लिख सकते हैं कि सर इसमें और क्या दिक्कत है। वैसे हम प्रयास कर रहे हैं, हम आपके बुक्स भी साथ में लेके आए हैं ताकि आपके हर क्वेश्चंस को हम अच्छे तरीके से कवर कर पाएँ। देखिए, हम शुरुआत से करते हैं। जैसे देखो हम लोग ये टॉपिक है बेसिकली एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। थोड़ा सा हम बोर्ड पे ले चलते हैं आप लोग को। देखिए, AD एंड एज इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। इसको हिंदी में कहते हैं सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति। सबसे पहली बात, ये जो एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई जो टर्म दिए थे वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। सॉरी, कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं, माल्थस के द्वारा दिया गया। माल्थस के द्वारा दिया गया था, है ना। किसके द्वारा दिया गया था, एक क्वेश्चन भी है। और दूसरी बात, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जो पढ़ते हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते, क्योंकि 12th में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स को दर्शाता है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब जो प्रोफेसर केन्स हैं उन्होंने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को अधिक पॉपुलर बनाए। कब बनाए, तो ये पॉपुलर हुआ वैसे 1929 में। ये 1929 में क्या है, तो क्वेश्चन ये भी पूछता है ये ग्रेट डिप्रेशन कब आया था, 1929 में। वहीं से केन्स का महत्व बढ़ता है। लेकिन जो क्वेश्चन है उसके सामने मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि केन्स के पहले थोड़ा सा हम लोग क्लासिकल की ओर चलें। क्लासिकल में वैसे जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर हैं, जो फादर हैं, जो संस्थापक हैं, वो एडम स्मिथ को माना जाता है। एकदम सिस्टमेटिकली समझिएगा। क्लासिकल का मतलब होता है ऐसे द बेस्ट, जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है 12th स्टैंडर्ड। और क्लासिकल जो वर्ड है, ये क्लासिकल वर्ड सबसे पहले कार्ल मार्क्स उपयोग में लाते हैं। क्लासिकल वर्ड के जो फाउंडर हैं वो फाउंडर है ना, फाउंडर हैं एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ के साथ साथ डेविड रिकार्डो हैं, माल्थस हैं, है ना। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इससे हैं। उतना डिटेल्स हम लोग नहीं है क्योंकि उतना डिटेल को पढ़ना ही नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ पे आता है कि एक व्यक्ति थे जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था JB से। क्या नाम था, JB से। इसलिए बता दिया हो क्योंकि इन्होंने एक टर्म दिया है जिसको बोलते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो देखो इन्होंने क्या कहा था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि पूर्ति अपनी मांग खुद पैदा कर लेती है। ये JB से कहे थे। केन्स क्या कहे थे, केन्स कहते हैं, है ना, केन्स कहते हैं डिमांड, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। दैट मीन्स क्लासिकल सप्लाई साइड की बात करते हैं, केन्स जो है डिमांड साइड की बात करते हैं। इसके आगे भी है मॉडर्न जो दोनों की बात करते हैं, वहाँ तक आपको क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। क्लियर हो गया, क्लियर है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन से क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं, ये आपका जवाब मिल किताबों के सामने रखा है इसलिए क्या सोल्व हो जाए। दूसरी बात है, एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, किन्होंने कहा है JB से। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, किन्होंने कहा, तो केन्स कहे। और देखिए और बता दें क्योंकि लिखते चलिएगा, एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है जनरल थ्योरी
ये भी क्वेश्चन पूछा है आपका ऑब्जेक्टिव में सेट में। तो जनरल थ्योरी का पब्लिकेशन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। कौन लिखे थे? केन्स लिखे थे। जनरल थ्योरी पुस्तक कौन लिखे थे? केन्स लिखे थे। और एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई टर्म भले ही माल्थस दिए, लेकिन इन्होंने अधिक पॉपुलर कौन बनाए? इसको अधिक पॉपुलर जो बनाने वाले व्यक्ति हैं वो व्यक्ति हैं क्या? वो व्यक्ति हैं आपका केन्स। बेसिकली जब डिप्रेशन की बात करते हैं, देखो ग्रेट डिप्रेशन हम लोग टर्म यूज करते हैं, महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन, महान मंदी, जो भी है देख लीजिएगा। ये आपका 1929 में आया था। ई वेस्ट से रिलेटेड है, मिलाने वाला क्वेश्चन रहेगा। और जिसमें केन्स कहे थे कि जो ग्रेट डिप्रेशन आया है वो एग्रीगेट डिमांड में कमी के कारण आया है ना? एग्रीगेट डिमांड में कमी के कारण आया है। तो अगर ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो सरकार को क्या करना होगा? एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। कौन बोले थे? केन्स बोले थे। यानी अब उस समय जो है बाजार व्यवस्था फेलवर हो चुका था। जो कहते थे क्लासिकल कहते थे कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हालांकि वो पढ़ना आपको नहीं है, क्वेश्चन पूछा है कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है इट्स बेस्ड ऑन दिस सेज लॉ ऑफ मार्केट दैट इज सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। लेकिन 1929 में फेलुअर हो गया। सप्लाई कैसे अपना डिमांड क्रिएट करेगा, करके दिखाइए। तब केन्स कहते हैं बेसिकली जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस व्यक्ति का नाम था हूवर। क्लास में पढ़ाए होंगे कौन व्यक्ति थे? हूवर। लेकिन ये 1933 में जब चुनाव हुआ तो चुनाव हार गए और नए राष्ट्रपति कौन बने? रूजवेल्ट है ना? रूजवेल्ट नाम लिख सकते हैं, राष्ट्रपति बने। हालांकि केन्स 1929 में अपने विचारों को दे रहे थे लेकिन मानने से इनकार कर रहे थे। केन्स का कहना था कि जो डिप्रेशन है ये रिसेशन है। रिसेशन डिप्रेशन में अंतर होता है। रिसेशन में होता है कि लगातार अगर एक तिमाही अगर हमारा ग्रोथ रेट नेगेटिव है तो उसे हम लोग कहते हैं रिसेशन। लगातार 2 तिहाई 3 तिमाही लगातार ग्रोथ रेट नेगेटिव है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई इंडिया में समझिए, या सेंट्रल बैंक के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है, हालांकि वो सरकार की पॉलिसी होती है। और जो फिजिकल पॉलिसी जो केंद्र सरकार की पॉलिसी और राज्य की पॉलिसी होती है, दोनों में लाख सुधार के बाद, चेंजेस के बाद भी अगर हम अपने अर्थव्यवस्था को डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, रिसेशन से, तो ही ग्रेट डिप्रेशन में चला, उसे हम लोग ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। ऐसा हुआ था कुछ 1929 में। तो उस समय आपका जो है केन्स ने कही थी कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ाते हैं किसमें? प्रोडक्टिव काम में। प्रोडक्टिव काम होता है कैसे? जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, एनर्जी है, जिसको हम लोग कहते हैं बुनियादी सुविधा। इससे क्या होगा कि देश में हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि उस समय हमारा लोगों के पास इनकम कम गया था, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ गया था। क्लियर है? समझिए। तो एक बेसिकली कहानी है। और दूसरी बात, किताब सामने है ताकि क्वेश्चन एक भी आपका नहीं छूटेगा। एक और आपका क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, देखो, क्लासिकल बिलीव करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट में। आपका मिलाने वाला क्वेश्चन रहेगा। फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार की बात कौन करते हैं? क्लासिकल। केन्स क्या बात करते हैं? केन्स बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। मतलब अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो भी हमारा अर्थव्यवस्था में 2 to 3% अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, जिसको हम लोग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट एक कभी कभी हो सकता है, एक्सेप्शनल सिचुएशन है, लेकिन नॉर्मल केसेज में आपका जो है फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। दूसरी बात क्या कहते हैं, देखो, क्लासिकल जो बिलीव करते थे किस में? लॉन्ग रन एनालिसिस में, है ना। और जो केन्स बिलीव करते थे वो क्या करते थे? शॉर्ट रन एनालिसिस में। शॉर्ट रन, है ना। उन्होंने कहा इन द लॉन्ग रन एवरीथिंग इज डेड। किन्होंने कहा था? केन्स ने कहा था। क्वेश्चन आपको मिलाने वाला है।
ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन सब आपका बन जाएगा, समझ गए। और आगे देखते हैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड है, आपके कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में ओवर प्रोडक्शन कभी नहीं होगा। ओवर प्रोडक्शन कभी नहीं होगा, कौन बोले थे इस बात को? कौन बोले थे इस बात को? क्लासिकल बोले थे, है ना, कि अगर ओवर प्रोडक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली आपका ठीक हो जाएगा। अब देखिए, ये कहे थे अनएम्प्लॉयमेंट का कभी समस्या नहीं होगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या होता है ना, तो क्लासिकल कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या होता है तो क्लासिकल क्या कहते हैं? क्लासिकल कहते हैं वेज कट कर लीजिए, मतलब मजदूरी दर कम कर दीजिए, है ना, समझिए, मजदूरी दर कम कर लेते हैं तो वेज रेट कम हो जाएगा। तो वेज रेट कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कुछ लोग काम छोड़ देंगे कि हम इस कम वेज रेट पर काम नहीं मिलेंगे। मान ले पहले 100 मिलता था, अगर अब 70 मिलता है तो काम नहीं करेंगे। कहते हैं क्लासिकल, ऐसे व्यक्ति को जो वेज रेट कम होने पर काम नहीं करता है उसको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और वैसे अनएम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयड व्यक्ति नहीं मानते हैं। ठीक है, वैसे व्यक्ति को अनएम्प्लॉयड नहीं मानते हैं, लेकिन केस ने कहा था वेज कट कोई सोल्यूशन नहीं है। तो वेज कट की बात कौन बोले थे? तो वेज कट की बात कौन के बोले थे? क्लासिकल बोले थे। हो गया। वैसे जो जनरल थ्योरी है उस पुस्तक का पूरा नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, पब्लिश्ड इन 1936। क्लियर हो गया? चलिए, आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन नहीं, अगर कोई सी तक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम लोग फिर आते हैं पीपीटी पर, आपको ले चलते हैं। देखो, अब आपके सामने है, हमें सारी चीज़ें डिस्कस कर दिए हैं। ऐसे मैंने शॉर्ट में नोट्स भी बना दिया है, क्लास के बाद हम आपको शेयर कर देंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, वैसे कुछ और बातें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको काम दे, क्या काम देगा देखिए, समझते हैं इसको। यहाँ से लेके इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड और डोमेस्टिक फाइनल डिमांड, यानी एग्रीगेट डिमांड को डोमेस्टिक फाइनल डिमांड भी कहते हैं। 12th स्टैंडर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आजकल तो कंपटीशन में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जो एग्रीगेट डिमांड है उसको डोमेस्टिक फाइनल डिमांड कहे जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग टोटल डिमांड भी कहते हैं। इज द टोटल डिमांड फॉर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एट ए गिवन टाइम। हम आगे आपको बताएंगे। इट इज ऑफन कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड। इसको इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं। इफेक्टिव डिमांड टर्म भी केंस के नाम से ही है, ये भी आपको क्वेश्चन मिलाने वाला पूछा है। क्लियर है? अब देखिए, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता क्या है बेसिकली। एग्रीगेट डिमांड का मतलब, ऐसे हम नोट्स नहीं लिखा रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक वित्तीय वर्ष में जो टोटल वस्तुओं एवं सेवाओं का जो सप्लाई होता है उसे ही टोटल डिमांड कहते हैं। और जो टोटल डिमांड होता है वो देश की राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। यहाँ पे जो देश की राष्ट्रीय आय जीडीपी के बराबर है। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू, यहाँ पर देखो कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू जीडीपी है, तो एकदम सही है। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू जीडीपी, और देखो जीडीपी, और जो राष्ट्रीय आय ना, राष्ट्रीय आय को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं, वाई से, वाई मतलब इनकम, यानी एडी इक्वल टू क्या, जीडीपी, जीडीपी इक्वल टू वाई, और जीडीपी को हम लोग आउटपुट भी कहते हैं। तो और लिख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू जीडीपी, जीडीपी इक्वल टू आउटपुट इक्वल टू वाई, सब एक ही चीज़ है, सब एक ही चीज़ है। सब आप नोट कर लीजिए ताकि आपको किसी तरह की परेशानी आपको ना हो। वैसे हम इसका ग्राफ वगैरह सब बता देंगे। वैसे देखो, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर, केन्स की भाषा में, दैट द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री आर रेडी टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गिवन देयर फाइनल लेवल ऑफ इनकम, यानी कि जो उसकी देश की राष्ट्रीय आय होती है उसे ही हम लोग जीडीपी कहते हैं। और केन्स की भाषा में, केन्स की भाषा में, चलो ये जहाँ तक हो गया, नोट कर लीजिए। फिर से बोर्ड पे आते हैं, थोड़ा सा बोर्ड पे आते हैं। देखो, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू केन्स, जो एडी है
वो C प्लस I होता है। लिखते चलिए, लिखना है तो वेयर AD इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड एंड C इक्वल टू कंजम्पशन और I इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। I इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, हम इस ग्राफ भी बता देंगे, चिंता ना करें। I इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, I इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। हो गया? वैसे एक है इसी में आपका जो कि जो इन्वेस्टमेंट है, मैं उसको बता देता हूँ लिख के, देखो। वैसे इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सामूहिक मांग की विशेषताएं। बेसिकली जो एग्रीगेट डिमांड है यानी कि सामूहिक मांग है ना जी, एग्रीगेट डिमांड है। तो इसका दो पार्ट आप देख रहे हैं। क्या क्या देखे हैं? एक मैंने आपको बताया कंजम्पशन, दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इसको कह सकते हैं कंजम्पशन डिमांड यानी उपभोग मांग, और इन्वेस्टमेंट डिमांड, ये पूरी अर्थव्यवस्था की बात करता है। तो कंजम्पशन में क्या हो सकता है? कंजम्पशन में प्राइवेट कंजम्पशन भी हो सकता है ना, और गवर्नमेंट कंजम्पशन भी हो सकता है। नोट कर लीजिए। प्राइवेट कंजम्पशन निजी उद्योग, प्राइवेट कंजम्पशन निजी उपभोग, और दूसरा हो गया या पब्लिक, हाँ चलो पब्लिक के प्राइवेट को लिख सकता हूँ, प्राइवेट यहाँ लिख लो पब्लिक, एक ही बात है, पब्लिक कंजम्पशन, पब्लिक कंजम्पशन। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ लिख लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और यहाँ लिख लेते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट मतलब निजी उपभोग, सरकारी उपभोग, और उसी तरह से निजी निवेश और सरकारी निवेश, दो तरह का हो सकता है। ठीक है, वैसे यहाँ तक में कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग केन्स बात किए हैं C प्लस I का, इसमें क्लोज्ड इकोनॉमी है, मतलब इकोनॉमी ओपन नहीं है। अगर इकोनॉमी ओपन होगा तो उसका कल कुछ और फार्मूला होगा, वो भी हम देखेंगे। अभी जो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू C प्लस I होता है, C मतलब कंजम्पशन और I मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी देखिए दो प्रकार का होता है, पहले उसमें हम चर्चा कर ले, चूँकि हम रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए सिस्टमेटिक जाना से बढ़िया है कि जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया वो हम आपको बता दें। तो चलिए हम थोड़ा पहले लास्ट ले चलते हैं, स्लाइड आपको लास्ट स्लाइड पे ले चलते हैं, हम नोट्स शेयर कर देंगे, चिंता ना करें।
सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि केन्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट क्या है। क्वेश्चन पूछा है, देखिए आपके बुक्स में, जो बुक्स पढ़ते हैं, अनुपम अग्रवाल हो या अगर सेट बनाते हैं मार्केट में जो सेट आया है, उसमें एक क्वेश्चन है कि केन्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट क्या है। तो इसमें ये जो ए पारा जरूर पढ़ लें। हम देखिए जो भी नोट्स में दे रहा हूँ वो काफ़ी VVI नोट्स है, और अगर पढ़िएगा इसमें 2-3 लेक्चर मैं बना दूंगा, आज से कल तक ही बना दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस सेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और फिर इसका हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने संभव है वो भी मैं आपको जो PDF है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। किसी तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। देखो, व्हाट इज केन्सियन इकोनॉमिक्स, ये नहीं यहाँ पे होगा, व्हाट इज केन्सियन इन्वेस्टमेंट होगा, गलती से लिखा गया है। हम इसको ठीक करके भेजेंगे। देखो, द केन्सियन इकोनॉमिक्स इज मैक्रो इकोनॉमिक्स टोटल स्पेंडिंग, यहाँ नहीं देखना है हमको, यहाँ देखना है। इसको आप देख लीजिएगा ऐसे, केन्सियन इकोनॉमिक्स, इसको हम नहीं बता रहे हैं, हालांकि जरूरी इससे भी क्वेश्चन पूछा गया, इस पर लोग पहले बाद में आएंगे। देखिए ऐसे हम बता ही दें, अगर केन्सियन इकोनॉमिक्स पूछेगा तो उसमें एक ऑप्शन होगा स्टेट इंटरवेंशन। केन्स बिलीव इन स्टेट इंटरवेंशन। देखो 3 तरह के इकोनॉमी होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो मिलाने वाला होगा कार्ल मार्क्स के साथ मिलाइएगा, और उसके बाद जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो एडम स्मिथ से मिलाइएगा, और जो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है, स्टेट इंटरवेंशन की जो बात करते हैं, वो केन्स बात करते हैं, ठीक है। तो केन्स को मिलाइएगा, इसलिए मैं ये पारा दिया था, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, देख लीजिएगा उसको। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, इन ऑर्डिनरी बैलेंस, मतलब साधारण बोलचाल की भाषा में जिसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मीन्स टू बाई शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, बट दिस इज नॉट रियल इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये रियल इन्वेस्टमेंट नहीं, चूंकि तो पहले से इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसको जस्ट सब खरीद लेते हैं, हस्तांतरण कर लेते हैं। इट इज सिंपली ए ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट, हेंस दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। यानी कि इस तरह का शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स एंड इट्स इक्विटी में पैसा अगर लगाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। 12th में बिहार बोर्ड में और CBSE में दोनों में एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इसको बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे, देखो इसको बोलेंगे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, कहेंगे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। कहिएगा सर अगर विस्तार से पढ़ना है तो, अगर इसको विस्तार से पढ़ना है तो ML जिंगन की पुस्तक आती है जो विस्तार से पढ़ना चाहते विद्यार्थी, उसमें एक चैप्टर ही है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, उसमें जाके पढ़ लीजिएगा। वैसे जितना ज़रूरत था मैंने वहाँ से कट करके आपके पाने रख दिया हूँ, ये देख लीजिएगा। यानी कि अगर शेयर, स्टॉक, बॉन्ड में पैसा लगाते हैं तो वैसे इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, वैसे इन्वेस्टमेंट को फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन केन्स बात करते हैं रियल इन्वेस्टमेंट का, और रियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, केन्स बात करते हैं रियल इन्वेस्टमेंट का। इन केन्सियन टर्मोलॉजी, रियल इन्वेस्टमेंट विच एड टू कैपिटल इक्विपमेंट, है ना, एट इट लीड्स टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या है, जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, न्यू प्लांट में करते हैं, इक्विपमेंट में करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क करते हैं, लाइक डैम हो गया, रोड हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, इस तरह का विदेशों से पैसा यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े बड़े पुल बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, तो उसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन इतना डिटेल में नहीं करना था, जस्ट वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि केन्स किस तरह की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो केन्स रियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। रियल इन्वेस्टमेंट क्या है, वही हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसफर, कम्युनिकेशन, याद रखिए, पता चलेगा। और जो हम बॉन्ड में यानी कि शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उसे हम लोग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्लियर है। अब 2 तरह का और चीज़ है इन्वेस्टमेंट से, एक है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एक है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। वैसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को स्वायत्त निवेश कहते हैं, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डजंट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, क्या इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। इनकम लेवल चाहे जो भी रहे ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और जो केन्स यहाँ पे बात करते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। और जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है वो इनकम बढ़ने पर, अर्थव्यवस्था में इनकम बढ़ने पर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इट इज इनकम मोटिवेटेड, इट इज प्रॉफिट मोटिवेटेड। तो शॉर्ट एक क्वेश्चन भी पूछता है व्हाट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, आप इसको लिख सकते हैं। वैसे मैंने बता दिया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू दैट इन्वेस्टमेंट which is independent of the level of income in the economy. It remain constant irrespective of the level of income in the economy. याद रखिएगा।
सेंटेंस याद रखिएगा, है ना। देखो क्या मैंने कहा था, रिमेन्स कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव द लेवल ऑफ इनकम लेवल, चाहे जो भी रहे इन द इकोनॉमी। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू दैट इन्वेस्टमेंट विच चेंजेज एज द लेवल ऑफ इनकम चेंजेज। इनकम लेवल चेंज करेगा तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा चेंज करेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आइए हम और बात करते हैं। बैक की ओर आते हैं। हम यहाँ पे थे एग्रीगेट सप्लाई नहीं, एग्रीगेट डिमांड। देखो एग्जाम्पल से समझिए, ऐसे आपकी पुस्तक में भी दिया है, आपकी पुस्तक से मैंने लिया है। इनकम लेवल आपका ए है, इनकम लेवल। देखो याद रखिए, इनकम लेवल चाहे जो भी रहेगा, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता। इनकम जीरो होगा, कंजम्पशन जीरो नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट होगा, सर स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सुधार के भेज देंगे, ऐसे देख लीजिएगा, मैं पहले ही बोल दिया हूँ। थोड़ा बहुत गलतियाँ होगा, मैंने खुद से पीपीटी बनाया है। यहाँ पे देखिए कंजम्पशन है 40, 50, 60, 70 इस तरह से, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। तो देख रहे हैं इनकम लेवल चाहे जो भी रहेगा, हमारा इन्वेस्टमेंट आपका यही रहेगा। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा है। वैसे देखिए ग्राफ बना देते हैं पुनः, ऐसे तो हम बताए हैं क्लास में, पुनः एक ग्राफ बना देते हैं। देखो इधर आप ले लीजिए, हम लोग लेते हैं इधर इनकम, इसको इनकम भी कहते हैं, इसको आउटपुट भी कहते हैं, इसको एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जी। तो यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे 20 है, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, अगर हमें दिखलाना हो कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, तो देखिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है। तो देख लीजिए यहाँ पे 40 है, यहाँ भी 40 होगा, 40 होगा। तो बेसिकली जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा वो कांस्टेंट होगा। इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई बार से। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये पैरेलल होता है एक्स एक्सिस का, ये पैरेलल होता है एक्स एक्सिस का। अभी कैसे निकालिएगा, तो सी प्लस आई, तो 40 + 40 80 हो जाएगा, है ना, 90 हो जाएगा, 100, 110, 120, है ना, 130, 140, 150, 160, 170, 180। वैसे हम कुछ बना देते हैं। अगर हम पहले इसको बनाते हैं एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड देखो यहाँ 0 है तो 40 है, देख रहे हैं, ये 0 है तो 40 है। यानी एग्रीगेट डिमांड कभी भी 0 ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ध्यान रखिए। और हमें ऐसे 1-2 पॉइंट लेते हैं। अगर 20 है तो 50 है, अब देख रहे हैं 20 है तो 50 है, 50 यहाँ होगा। उसी तरीके से 40 है तो 60 है, 40 है तो 60 है। यानी ग्राफ जब बनाइएगा, है ना, इसका जब ग्राफ बनाइएगा तो एक ग्राफ इस तरीके से बनेगा, यानी एग्रीगेट डिमांड कर्व ऐसा होगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऐसा होगा ना, न 0 से ए है न 0 से ए है। आप ए देखिए, जो एग्रीगेट डिमांड है, सॉरी ये तो गलती हो गई बाबू, ये कंजम्पशन का कर्व बाबू,
एक गलती भाई, सॉरी गलती हो गया, एक कंजम्पशन लगा है, यानी कंजम्पशन कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होता। इनकम जीरो होगा, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता। आगे इस पर हम बताएंगे। कंजम्पशन का कर्व एबव दी ओरिजिन होगा, इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व एबव दी ओरिजिन होगा, और जो हमारा ए बनेगा एग्रीगेट डिमांड देखिए 80 है, तो देखिएगा ए आपका यहाँ से बनेगा, जीरो है तो 80 है, और बढ़ा लेते हैं, देख रहे हैं यहाँ से। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि 20 है तो 90 है, 20 है तो 90 है, यहाँ होगा। इन इसका भी जब ग्राफ बनाइएगा ना, तो ग्राफ आपका इस तरीके से जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, हम बोर्ड पे बना देते हैं, देखो कैसे बनेगा। हम यहाँ बनाते हैं, ए है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ए है आपका, और अच्छा से बन जाएगा, इससे ले लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये है कंजम्पशन, और ये जो बनेगा एग्रीगेट डिमांड, क्या बनेगा, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई होता है। ग्राफ देख लिए, ग्राफ इसी तरीके से होगा। वापस आते हैं, ग्राफ इसी तरीके से आपका होगा, बना लीजिए। हालांकि हम शॉर्ट में बताना चाह रहे हैं, लेकिन समय लग रहा है, फिर भी अब क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, थोड़ा हम फास्ट पढ़ा रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए उसी तरीके से यानी एग्रीगेट डिमांड हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आइए एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है कि एग्रीगेट सप्लाई आल्सो नोन एज टोटल आउटपुट, इसको टोटल आउटपुट भी कहते हैं, इज द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमी एट अ गिवन ओवर प्राइस इन द पीरियड। ये भी आपका वही बात है, एग्रीगेट सप्लाई जो है केंस की कहते हैं कि जो टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है वो क्या होगा, और राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। यानी कि एग्रीगेट सप्लाई होता है ना, एग्रीगेट सप्लाई जो होता है केंस के हिसाब से सी प्लस एस, सी मतलब कंजम्पशन, सेव एस मतलब सेविंग, ठीक है। और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू क्या होता है, जीडीपी होता है, क्या होता है, वाई होता है, क्या होता है, आउटपुट होता है। सब याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, और अभी देखे होंगे जो +2 का एग्ज़ाम हुआ है पीजीटी टीजी बिहार में, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। हम वो भी सेट बताने वाले हैं, वो सेट बताएंगे तो 12th के विद्यार्थी भी देख लीजिएगा कि आने वाला कल में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो 12th इकोनॉमिक्स का कितना महत्वपूर्ण रहता है, कितनी महत्व रहती है अगर इस पेपर को आगे कंटिन्यू करते हैं तो। चलिए आगे हम बात करते हैं, उसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई देख लीजिए, ग्राफ हम बता देंगे, थोड़ा समझने में आसानी होगा। देखिए यहाँ पे इनकम चाहे जो भी हो, हमारा कंजम्पशन तो होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे इसे। और जो सेविंग है, चलिए जब हमारी इनकम जीरो होती है तो हमारे पास पहले से जो सेविंग होता है उसको हम निकाल के यूज करते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो समानता, हम हो सकता है किसी के पास सेविंग हो, किसी के पास सेविंग नहीं हो, लेकिन चूँकि पूरे अर्थव्यवस्था के डिनोट कर रहे हैं तो ओवरऑल जो कोविड आया था तो इनकम जब जीरो हो गया था तो लोग अपना सेविंग निकाल के खर्च कर रहे थे। फिर इनकम बढ़ता है लेकिन खर्च हमारा 50 रुपया है, तो फिर 30 रुपया दी सेविंग करते हैं। फिर 40 इनकम हुआ तो हम 60 खर्च के 20 रुपया, इस तरह से कर 80 रुपये इनकम हुआ, 80 रुपये हमारा खर्चा है, तो हमारा यहाँ पे सेविंग जीरो है। लेकिन फिर जब हमारा इनकम बढ़ेगा तो फिर हमारा जब सेविंग होता है, इस तरह से हमारा जब इनकम बढ़ता है तो जो हम डिसेविंग किए थे उसको हम लोग फिर क्या करते हैं, सेविंग करने का प्रयास करते हैं। और दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। हम आपको बहुत सारे विद्यार्थियों को सेविंग का ग्राफ बनाने में दिक्कत हो रहा था, तो सेविंग का ग्राफ हम अलग से बता देते हैं। पहले देखिए यहीं पे बताते हैं ताकि समझने आसानी हो।
हम सेविंग का अलग से बता रहे हैं बाबू, चिंता नहीं कीजिए। हाँ देखिए, इनकम है 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200 इधर लाते हैं, चूँकि हम देखो सेविंग वाला ग्राफ बताना है जी। एक मिनट, कुछ गिर गया। ठीक है, तो इसको देखिए, 0 है यहाँ पे। अगर हम 10 लेते हैं, 20 लेते हैं, 30 लेते हैं, 40 लेते हैं, 50 लेते हैं, 60 लेते हैं, ऊपर है ना 60 प्लस तक, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 है ना। ऐसे नेगेटिव वाला पार्ट इधर नीचे लेंगे तो यहाँ देखिए -10 लेते हैं, -20 लेते हैं, -30 लेते हैं और -40 तक है। ठीक है, कहाँ तक है? -40 तक। एक मिनट, तो ग्राफ बनाइए। जब 0 है तो कितना होगा? देखो 0 है तो -40 है, तो -40 यहाँ देखिए, -40 यहाँ होगा, तब यहाँ पर लेते हैं, देखो -40 यहाँ और थोड़ा सा डीप में लें, यहाँ -40 लिए। अब 20 है -30, देखो 20 है, 20 यहाँ से लेते हैं, -30 है तो यहाँ लेंगे। फिर है 40 है तो -20, देखिए 40 है तो -20 यहाँ पे लेंगे। फिर आपका 60 है तो -10, 60 है तो -10 यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर लेंगे। एक मिनट, -10 यहाँ पर लेंगे, देखो यहाँ लेंगे। उसी तरीके से फिर 80 है तो 0 है, देखो 80 है तो 0 है, 0 है तो हम यहाँ लेंगे, 80 है तो 0 है, यहाँ लेंगे। फिर आपका कितना है? 10 है, 100 है तो 10 है, 100 है तो देखो 100 है 10 है, प्लस में आ गया। फिर आपका उसी तरीके से 120 है तो 20 है, 120 है तो 20 है। और ग्राफ बनाइएगा ना इसी तरीके से, ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना। वैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैसे इसको हम लोग कहते हैं डी सेविंग, इसको बोलते हैं हम लोग सेविंग, ए सेविंग ग्राफ। ये आपका ठीक है। अभी 10 मिनट 15 मिनट और लगेगा, वेट कीजिए और एक एक चीज़ को देखिएगा, समझ में आएगा आपको। क्लियर है? तो सेम इसका ग्राफ जो ऐसे आएगा, चलो बोर्ड पर दिखा देते हैं। इसका जो ग्राफ कैसा आएगा, ये जो डी सेविंग वाला ग्राफ है ना, डी सेविंग का ग्राफ आपका ऐसा आता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए फिर बोर्ड पे आते हैं। अब आइए, इसको हमको देखना है, बना लीजिए दोनों का, कितना आएगा देखो तो, जोड़ के 40, तो यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ देखिए 20 होगा, फिर यहाँ पे 40 होगा, फिर 60 होगा, 80 होगा, है ना, 100 होगा, 120, 140, इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, 160, 100 और 200। तो इसका जब ग्राफ बनाइएगा, इसको हटा देते हैं, अलग से हम बता दिए थे। इसका जब ग्राफ बनाइएगा, फिर से देखो,
यहाँ लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, है ना, 20, 40, 60, 80, 100। इसे लीजिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए 0 है तो यहाँ पे 0 है ना, देखो यहाँ 0 है तो 0 है, 20 है तो 20 है, 20 है तो 20 है, 40 है तो 40 है, तो देख रहे हैं सब बराबर हैं। तो बनाइएगा ना तो एक ग्राफ जो है इस तरीके से बनेगा। ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, यह ए एस इक्वल टू होगा सी प्लस एस, ये 45 डिग्री एंगल बनाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री एंगल बनाती है, क्योंकि दोनों साइड हमारा क्या है, बराबर है। ये भी आपका क्वेश्चन है, बन जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग जो है सीख गए, बता दिए एग्रीगेट डिमांड कैसा होता है, एग्रीगेट सप्लाई कैसा होता है। अब देखो जरा बोर्ड पे, देखो ए है आपका एग्रीगेट सप्लाई बनाए है, और ए है आपका एग्रीगेट डिमांड बनाए है। अब जब दोनों मिल जाएगा है ना, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए वीडियो, चलो फिर भी, ए एग्रीगेट सप्लाई है और ए एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, ए एग्रीगेट सप्लाई है, ए एग्रीगेट डिमांड है, ए सी प्लस एस है, ए सी प्लस आई है ना। अब दोनों जहाँ पे कट करेगा इसके ही कहते हैं पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, यानी कि जहाँ पर डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो उसको बोलेंगे इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड। ये भी क्वेश्चन पूछा है। दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ केन्सियन इकोनॉमिक्स, है ना। ये ब्रेक इवन पॉइंट है ना, यहाँ पे जितना इनकम और उतना खर्च हो रहा है। हम देख रहे, अगर और बात करें तो देखो, हम ऐसे अब बाद में बताएंगे, अब इसको छोड़ दें, यहीं तक ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इन इक्विलिब्रियम, यहाँ देखो साइड में, इन इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस होता है। ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया था, आपके 12th में भी पूछा गया है। ये सही है, ये सी प्लस आई, ये सी कट जाएगा तो आई इक्वल टू एस होगा, ए भी सही है, या एस इक्वल टू आई होगा, इक्वल में ए भी सही है। यानी जहाँ पर ये पॉइंट ई है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर है, वहाँ क्या है, एस इक्वल टू आई है, या आई इक्वल टू एस है। एक क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है उसे हम लोग पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। ठीक है, हो गया? नोट कीजिए, नोट करना है तो कर सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, मल्टीप्लायर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं सब बताऊंगा आपको। आगे देखिए, अब क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी में, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था में, जो एग्रीगेट डिमांड है वो सी प्लस आई है। ओपन इकोनॉमी में क्या है भाई? तो ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? तो सी प्लस आई प्लस, है ना, सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, है ना, सी प्लस आई
प्लस एक्स माइनस एम होता है, या एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम का मतलब, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब इम्पोर्ट होता है, और एक्स माइनस एम को, है ना, एक्स माइनस एम को हम लोग एन एम भी कहते हैं, एन एक्स भी कहते हैं, है ना, एन एक्स भी कहते हैं, एन एक्स भी कहते हैं, याद रखिए, इसे समझिए ऑप्शन। यानी कि जो आपका है ए डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स इक्वल टू ए नेट एक्सपोर्ट। ये सब टर्म है, समझिए, याद रखिए, आगे पढ़िए, क्लास में काफ़ी डिटेल बताया जाएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपके सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अब देखिए कुछ क्वेश्चन और है, मैं क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ जो क्वेश्चन पूछा गया है। अभी इसमें एक क्लास और लगेगा, 2 क्लास और लगेगा, 1 से 2 क्लास और लगेगा, लेकिन इसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ताकि आपको परेशानी ना हो, मैं बता देता हूँ। इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि पूर्ति मांग, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, किन्होंने कहा था? तो ये बात कहे थे जेवी साहब, बताए थे, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, कौन बोले थे? ए केन्स बोले थे। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किताब किसके द्वारा लिखा गया है? केन्स के द्वारा लिखा गया है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई टर्म कौन यूज किए हैं? माल्थस यूज किए हैं। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या था? क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है फुल एम्प्लॉयमेंट बिलीव करती है, वेज कट पॉलिसी में बिलीव करती है, सब हम बता दिए थे। उसके बाद इफेक्टिव डिमांड टर्म कौन दिए? केन्स दिए थे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट, ये अभी नहीं बताए हैं, मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद है शेयर खरीदना, शेयर में पैसा लगाना किस तरह की इन्वेस्टमेंट है? तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। कह रहा है केन्स किस तरह की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं? तो केन्स रियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। एक में पूछ रहा है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किस तरह की इन्वेस्टमेंट है? तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है। बस इतना ही रखिए। एक क्लास और होगा, 2 क्लास उम्मीद है, तो एक क्लास और में आपका पूरा का पूरा ए चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि हम रिवीजन करा रहे हैं इसलिए बहुत डिटेल्स में लिखाए नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैंने बताया है। मैं एक बार पुनः केन्सियन इकोनॉमिक्स पर 2 मिनट के लिए चर्चा कर देता हूँ। आइए, जो छूट गया था वैसा देखो, केन्सियन इकोनॉमिक्स क्या है? केन्सियन इकोनॉमिक्स इज ए मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी, समझिए, क्योंकि हर एक लाइन में इसका जवाब है। केन्सियन इकोनॉमिक्स थ्योरी का हिंदी में लिखा हुआ है ए मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी। तो सबसे पहली बात, केन्सियन इकोनॉमिक्स क्या है बाबू? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी है। कैसा थ्योरी है? मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी है ऑफ टोटल स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी एंड इट्स इफेक्ट ऑन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल आउटपुट की बात पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाई जॉन मेयार्ड केन्स। जो जॉन मेयार्ड केन्स है, यानी जो इन्होंने, इनको ही हम लोग फादर कहते हैं या फाउंडर कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब देखिए, इनका विकास 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद हुआ था। द सेंटर बिलीफ ऑफ केन्सियन इकोनॉमिक्स इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन, हम पहले बता चुके हैं। सरकारी हस्तक्षेप की बात कौन करते हैं? केन्स बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? ताकि अर्थव्यवस्था में स्टेबलाइज और स्थिरता आवे इन द इकोनॉमी। केन्स थ्योरी वाज फर्स्ट शार्पली सेपरेट स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर एंड इंडिविजुअल इंसेंटिव फ्रॉम द स्टडी ऑफ ब्रॉड एग्रीगेट वेरिएबल। एनीवे, दूसरी बात है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई टर्म क्लासिकल है। देखिए बहुत सारे टर्म जो है क्लासिकल है जिसको केन्स यूज किए थे। हालांकि जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ना होता है उसको भी केन्स ही लिखे थे कि क्योंकि क्लासिकल में कोई एक व्यक्ति नहीं थे। क्लासिकल के जो आइडिया था, केन्स पहले व्यक्ति थे जिसको क्रिटिसाइज किए और जिसको सॉल्यूशन भी दिए, है ना।
जिसको सॉल्यूशन भी दिया, दुनिया ने माना भी, एक लंबे समय तक उनका प्रभुत्व चला। हालांकि 2007 के बाद से फिर से केंसियन इकोनॉमिक्स आ गया, उस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इस डिस्कशन इस तरह का कि क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। चलिए, उसके बाद है बेस्ड ऑन द थ्योरी केन्स एडवोकेट फॉर द इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन लोअर टैक्सेस। बात गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की तो बात किए थे, लेकिन और एक बात किए थे, लोअर टैक्सेस की बात की थी। टैक्स अगर कम होगा तो लोग के पास रियल इनकम ज़्यादा होगा, अर्थव्यवस्था में लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, अर्थव्यवस्था में अधिक डिमांड होगा, अर्थव्यवस्था में अधिक डिमांड होगा तो अधिक आउटपुट होगा, अधिक आउटपुट होगा तो अधिक रोजगार मिलेगा। इस तरह की बात करते हैं, है ना। दो चीज़ याद रखिए, यानी कि केन्स बात करते थे गवर्नमेंट स्पेंडिंग का एंड लोअर द टैक्सेस का। टैक्स कम करने की बात करते हैं टू इंक्रीज द रियल इनकम इन द हैंड्स ऑफ द पीपुल ऑफ द कंट्री, स्टिमुलेट द डिमांड का मतलब डिमांड को बढ़ाने के लिए, एंड पुल द ग्लोबल इकोनॉमी आउट ऑफ द डिप्रेशन। इस तरीके से अर्थव्यवस्था को बाहर ला सकते हैं। लेकिन 1929 में दो बातें उन्होंने कही थी सरकार को। एक तो कहे थे कि भाई आप अपना खर्च बढ़ा दीजिए, दूसरा कि टैक्स कम कर दीजिए, लोगों के पास इनकम होगी, लोगों के पास आमदनी अधिक होगी तो लोग अधिक खर्च करेंगे, है ना। Keynesian economics was used to refer to concept that optimal economic performance could be achieved and economic slump could be prevented by influencing aggregate demand through economic intervention by the government। कह रहे सरकार हस्तक्षेप करेगी तभी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था डिप्रेशन से बाहर आएगी। Keynesian economics believe that such intervention can achieve full employment and price stability। और इस तरह के हस्तक्षेप जो है हमारी प्राइस स्टेबिलिटी को बनाए रखेगी। क्लियर है। तो अगर इस तरह अगर और भी इसमें कोई दिक्कत होगा, चूंकि मैं इसके बाद भी एक वीडियो अपलोड करूंगा, चूंकि रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन क्लास में अगर कोई और दिक्कत होगा तो आप उस क्वेश्चन को दे सकते हैं। मैं इसका सारा क्वेश्चन भी बता दूंगा, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन हम सब खुद करके दोनों माध्यम में आप लोग को दे देंगे। अभी थोड़ा देर बाद आपके ग्रुप में ये आपको चला जाएगा। मुझे लगता है वीडियो अपलोड होने से पहले अभी आपके पास चला जाएगा, क्योंकि मैं ये आपका वीडियो अपलोड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको फ्रेश जाए। कुछ लाइव में किसी को समस्या होता है कि आवाज़ नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आगे हम आप लोग कंजम्पशन फंक्शन वगैरह बताने वाले हैं, इस सब पे डिस्कशन कर चुके हैं, यहीं तक था। अब इसमें देखिए आगे हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, और कंजम्पशन फंक्शन में जो एपीसी है, एपीएस है, एमपीसी है, एमपीएस है, सभी के रिलेशन बताएंगे। यानी अगला क्लासेज आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा।